हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 3 पॉलिटी पार्ट 3। हम अभी पॉलिटी देख रहे थे और इसका मैं पार्ट 3 लेके आया हूं। पार्ट 1 की बात करें तो हमने इसमें देखा कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें हमने देखे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में क्या क्या है। तो पार्ट 3 में हम आज देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, फिर देखने वाले हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जो जैसे कि नाम से ये जाहिर होता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब ऐसे तत्व जो राज्य को निर्देश देते हैं। ठीक है, अब ये निर्देश किस लिए देते हैं? तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा राज्य स्थापित करने के लिए, जिसको हम एक भाषा में कहें, एक उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करें तो वो होगा लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, एक ऐसा राज्य जहाँ के सारे लोगों का कल्याण हो, उस राज्य का कल्याण हो, वो विकास की ओर अग्रसर हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये पेपर में बहुत बार ऑप्शंस में आता है कि डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, तो उसका आंसर सीधे सीधे ये होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो जो हमारे डीपीएसपी है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। ठीक है, इस लोक कल्याणकारी के अंतर्गत और डीपीएसपी में हर चीज को इंक्लूड किया गया है, सारी चीजों को लेके चला गया है जो हमारे एक राज्य में, एक देश में होती हैं। चाहे वो देश के महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ठीक है, या फिर जो मजदूर है, श्रमिक वर्ग है, किसान हो, ठीक है, हमारा पर्यावरण हो, वन्य जीव हो। ठीक है, वन्य जीव हो गए, हमारे जो स्मारक हो गए, जो बड़े बड़े पुराने हमारे स्मारक हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, और फिर इसमें जो हमारे डीपीएसपी है, इनमें पंचायत से लेके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब चाहे वो बुजुर्ग हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, ठीक है, बुजुर्गों का जो इलाज हो, या फिर कोई भी एक कानूनी गतिविधि होती है कि कोई गरीब है, वो कानूनी सहायता अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी केस में फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये सारी चीजों के जो निर्देश हैं वो कहाँ पे बताए गए हैं हमारे संविधान में? वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो आप इन सब चीज से अंदाजा ला सकते हैं कि जो सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे देश में हमारे आसपास होने वाली हर चीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, कोई किसी में वो खाना प्रोवाइड कराती है, कहीं वो इलाज प्रोवाइड कराती है, तो वो सारी चीजों के जो निर्देश हैं वो हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही सोच समझ के, आने वाली जरूरतों को देखते हुए, उस टाइम की जो वर्तमान स्थितियां रही होंगी संविधान निर्माण के समय, उन सभी चीजों को देखते हुए क्या किया था? इन सारी चीजों को पहले से ही अपने संविधान में इनको एकत्रित करके रखा हुआ था। तो यही सब सारी चीजें हैं वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हम देखते हैं कि ये इनका जो हमारे संविधान है इसमें कहाँ प्रावधान किया गया है। तो हमारा संविधान था, तो उसके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व जो हमारे डीपीएसपी हैं, इनका वर्णन किया गया है। कहाँ पे? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बनता है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और इनका वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 4 में किया गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक के हैं? 36 से लेके 51 तक के। ठीक है, 36 से लेके 51 तक की जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमें इन सारे जो है अनुच्छेद उनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं आपके लिए एक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या उन आपके लिए जानना जरूरी है, मैं उनकी बस बात करूंगा। बाकी सब हम अभी देखेंगे नहीं। यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट वो हमारे एग्जाम पर्पज से बिल्कुल भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 44 है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है 36 से लेकर 51 तक। तो जो सबसे 44 वाला है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी बात करी गई देखते हैं।
तो जो अनुच्छेद 44 है क्या है, आर्टिकल नंबर जो 44 है उसमें बात करी गई है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कहाँ करी गई है, तो वो कहाँ पे आएगा, डीपीएसपी में। ठीक है, और इसका ये भी कई बार आर्टिकल भी पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है, तो किस में करी गई है, 44 में। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता की बात हमारे संविधान के किस भाग में करी गई है, तो भाग 4 में करी गई है। ठीक है, भाग 4 में करी गई है, अनुच्छेद 44 में करी गई है, और डीपीएसपी के अंतर्गत इसकी बात करी गई है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये भी एक बात है कि समान नागरिक संहिता है क्या, तो समान नागरिक संहिता एक सिविल कोर्ट है, एक ऐसा न्यायालय बोल सकते हो आप इसको जो सभी नागरिकों के लिए समान हो। ठीक है, हमारे देश में अभी ये ऐसा नहीं है, सिर्फ गोवा एक राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता। ठीक है, क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए कि समान नागरिक संहिता कहाँ पे लागू है हमारे देश में, तो सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एससी एसटी के लिए अलग होते हैं, तो इस तरीके से अभी इसमें जो है समान नागरिक संहिता हमारे देश में अभी नहीं आई है, लेकिन इन फ्यूचर ये कभी ना कभी पॉसिबल होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या जो हमारा आर्टिकल नंबर क्या है, 51। तो आर्टिकल नंबर 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, इसके बारे में क्या बात करी गई है, जो हमारा देश है, हमारे राज्य हैं, हमारे राज्य के आसपास के सभी राज्यों से, और जो हमारा देश है, हमारे देश के आसपास के सभी जो भी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध का निर्माण करना। ठीक है, सुरक्षा शांति बनाए रखना, उनके साथ समझौते करना, और हमारे देश की सुरक्षा बनाए रखना, तो इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो ये सभी हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डीपीएसपी के। ठीक है, आप याद रखिए किस में बात करी गई है, भाग 4 में बात करी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक करे गए हैं, और ये कहाँ से लिए गए हैं, बहुत बार पेपर में आता है कि हमारे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मैंने बता दिया, एक है 44 जिसमें समान नागरिक संहिता की बात करी गई है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और 51 में किसकी बात करी गई, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब हम देखेंगे किसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जैसे कि ये अपने नाम से ही जाहिर करते हैं कि ऐसी कर्तव्य जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, मौलिक होते हैं। ठीक है, जो जन्म से ही हमको कुछ ड्यूटीज मिलती हैं, जो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा संविधान देता है कि आपको इन काम को तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। ठीक है, हम इनके बारे में देखते हैं कि ये किन किन चीजों के बारे में इसमें इंक्लूड किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकार की तो बात करी गई थी। ठीक है, जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, इनकी तो बहुत ही बात करी गई थी, लेकिन जो हमारे मूल कर्तव्य थे इनकी कहीं भी बात नहीं करी गई थी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति थी, ठीक है, इसने क्या किया, इसको गठित किया गया कब, 1974 के टाइम पे। ठीक है, इनको गठित किया गया, तो इन्होंने क्या बताया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी होना जरूरी है, और यह इनने सुझाव दिया। ठीक है, इसी समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, जो हमारा संविधान का भाग 4 था हमने अभी देखा। ठीक है, भाग 4 में हमने क्या देखा, एक सेकेंड, ठीक है, जो हमने अभी भाग 4 देखा उसमें क्या था, डीपीएसपी थे। ठीक है, अब इनने क्या किया, एक और भाग 4 का को ऐड कर दिया इनने। ठीक है, अभी से भाग 4 बस था, लेकिन अब इनने एक एक्स्ट्रा भाग, पूरा एक का पूरा एक पार्ट जोड़ दिया, उसको क्या नाम दे दिया गया, भाग 4 का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 का के अंदर, अभी हमने 51 आर्टिकल नंबर 51 देखा था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करी गई थी। ठीक है, अब इसी में क्या कर दिया, एक सब आर्टिकल जोड़ दिया गया 51 का, या आप बोल सकते हो 51A। ठीक है, इसके अंदर में क्या कर दिया गया, इसके अंदर 10 मूल कर्तव्यों की बात कर दी गई। ठीक है, सूची का समावेश किया गया, तो आप समझ गए क्या हुआ कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, 1976 पे। इस समय पे कौन थे हमारे देश की प्रधानमंत्री, कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, 1976 का समय, आपातकाल इसी समय पे लगा हुआ था, उसके बाद ये उसी समय पे ये संविधान संशोधन आया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं, इन्होंने हमारे पूरे संविधान का अध्ययन किया, और उन्होंने बात करी कि हमारे संविधान में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन कहाँ पे कहीं भी मूल कर्तव्यों के बारे में बात नहीं करी गई है, और मूल कर्तव्य का होना जरूरी इन्होंने बताया। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पे फिर क्या किया गया, 1976 में क्या बनाया गया, 42वां संविधान संशोधन करा गया। ठीक है, संविधान संशोधन एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या कर सकते हैं हम, हमारे जो
संविधान होता है उसमें कोई भी चीज को या तो ऐड कर सकते हैं, मतलब जोड़ा जा सकता है, या उस चीज को जो संविधान में वहां पे महत्व नहीं रखती है तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। तो उस संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के बाद क्या जोड़ा गया, भाग 4 का को जोड़ा गया, और इसी भाग 4 का में क्या अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की बात करी गई। ठीक है, समझ गए? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? ठीक है, अविन्नस जो हमारे जो थे सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, इन्होंने अध्ययन तो किया, लेकिन इनको ये मूल कर्तव्य का आइडिया कहाँ से आया? ठीक है, तो इनको ये कहाँ से मिला? इनको ये मिला हमारे रसिया से। कहाँ से? रूस से। उस समय पे क्या था? ये सोवियत संघ था। ठीक है, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताइए कि जो सोवियत संघ है इसका विघटन कब हुआ। ठीक है, मतलब जो रूस है वो कब बना, इसके पहले क्या था? वो सोवियत संघ था। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए? तो वो लिए गए हमारे रूस से लिए गए। ठीक, सोवियत संघ से लिए गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? उस समय पे हमने देखा कि कितने हमारे में मूल कर्तव्य थे, कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, अतः वर्तमान में कितने हो गए? तो 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। पहले कितने थे? 10 थे। कब संविधान में कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कब जोड़े गए? तो जो हमारे देश का क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कौन सा? 44 नंबर का हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। इसके द्वारा क्या जोड़ा? इसके द्वारा क्या किया गया? भाग 4 का एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51 का। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। इसमें क्या करा गया? भाग 4 जोड़ा गया, पूरा का पूरा एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। इसमें 51 का नाम का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें कितने? 10 मूल कर्तव्यों की बात करी गई। किसकी? 10 मूल कर्तव्यों की बात करी गई। और उसके बाद क्या हुआ? ये तो हो गए, लेकिन 2002 में क्या हुआ? एक और संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा एक मूल कर्तव्य को बढ़ा दिया गया। तो 10 प्लस कितने हो गए? 1 हो गया। और मतलब जो प्रेजेंट टाइम हमारा भविष्य 2021 के टाइम पे अभी हमारे संविधान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है? जैसे सबसे बेसिक चीजें जो हैं आपको बताई जाती हैं, हमारे स्कूल वगैरह में बताई जाती है कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के समय जो भी हमारे जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे बड़े बड़े जितने भी लीडर थे, सरदार पटेल सर थे, जितने भी थे, इनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। और इनके द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, इनको हमें आदर्श के रूप में मान के इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमें अपने नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग हो गया, इन सब चीजों की, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे स्मारक हैं, इन सब का हमको सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड करी गई? हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करी गई थी। जो वनों की सुरक्षा करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करी है। तो ये सारे मूल कर्तव्य हो गए। इसके बारे में ये भी पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपको ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं कि कब जोड़े गए, कब घटाएगा, तो मैंने उनको अभी इंक्लूड नहीं करा है। यदि जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनको ऐड कर दूंगा, बट इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि कौन सा मूल कर्तव्य क्या है। आपको बेसिक सिर्फ ये समझना था, बता दिया। कब जोड़ा गया ये भी देख लिया। ठीक है, और जो ये जरूर आपको यदि याद रखना तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें जो था वो किसकी लिए जोड़ा गया? जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे थे, इनसे संबंधित वो जोड़ा गया, इनकी शिक्षा और इनकी देखभाल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो इनके गार्जियन होंगे बच्चों के, 6 साल तक के बच्चों के, तो उनको उनके लिए कर्तव्य बात करी गई कि आप उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, उनके लिए खाना प्रोवाइड देंगे, कराएंगे, उनके लिए बात करी गई। इसके अलावा ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप देख लीजिएगा। और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे देश के जो प्रमुख संविधान संशोधन है, क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक, हम इसके अंतर्गत सिर्फ हम देखेंगे जो हमारे देश के सबसे प्रमुख हैं, जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान संशोधन है क्या। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन है हमारा, वो एक ऐसी प्रक्रिया है, हमने अभी थोड़ा पहले बात करी थी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो हमारे संविधान है, ठीक है, ये हमारा संविधान है, इसके द्वारा क्या होता है, जब भी कोई, जैसे हमारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे भाग हैं, अनुसूचियां हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों में हमारा संविधान बटा हुआ है। तो कोई भी एक नियम समझ लीजिए आप, कि कोई भी एक नियम जब इसमें जोड़ा जाता है,
ठीक है। सपोज करिए कोई बहुत ही अच्छा नियम है जो हमारे संविधान में पहले से अवेलेबल नहीं था, जैसे मूल कर्तव्य पहले से अवेलेबल नहीं थे लेकिन बाद में इनकी जरूरत समझ में आई वहाँ के लोगों को, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, संविधान में इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। ये कैसे होती है, तो ये हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो एक मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं पूरी सदन के सामने कि हमको मूल कर्तव्य जोड़ने चाहिए, ऐसी इन्होंने बात करी होगी लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में। जब वहां के लोगों से विशेष बहुमत प्राप्त हो गया, वहां ज्यादातर लोगों ने वोट किया कि हाँ हमको ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है फिर कहाँ गया होगा, अभी ये लोकसभा में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, इसके बाद ये कहाँ प्रस्ताव चला गया होगा, ये चला गया राज्यसभा में, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने भी स्वीकार किया होगा, फिर ये जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो ये संविधान संशोधन सफल माना जाता है और ये एक्ट के रूप में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस को हम कभी आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये समझना जरूरी कि संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम क्या करते हैं, किसी भी एक नियम को जोड़ सकते हैं, और यहाँ एक चीज और है कि घटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भी कर सकते हैं, जोड़ तो सकते ही हैं लेकिन घटा भी सकते हैं। जैसे आपने जो हमारे मूल अधिकार हमने चर्चा करी थी, उसमें आपने देखा था कि जो संपत्ति का अधिकार था 31, कहाँ, आर्टिकल 31, इसमें जब किसकी बात करी गई थी, हमारी जो संपत्ति के अधिकार की बात करी गई थी, इसको हटा दिया गया था और इसको क्या कर दिया गया था, 300 का में जो कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अच्छी चीजों को हम संविधान में ला सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो भी चीज हमारे संविधान के लिए जरूरी नहीं है या वो हमारे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ होती है, उसको हम हमारे संविधान से हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसकी अपनी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हमसे अभी हम देखने वाले हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो, ठीक है। तो जो हम हाँ, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये इसका जो वर्णन है वो कहाँ किया गया, अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। जो मैंने भी आपको प्रक्रिया बताई कि लोकसभा के सदन में या राज्यसभा के सदन में कोई बिल रखता है, ठीक है, उसको पास किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस जो है वो अनुच्छेद 368 में बात करी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो है हमारा संविधान संशोधन, ठीक है, इसकी बात किस अनुच्छेद में करी गई है, तो इसकी बात अनुच्छेद 368 में करी गई है, ठीक है। एक चीज और याद कर नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा संविधान संशोधन है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, वहां के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से किसको लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, 368 अनुच्छेद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से हमारे संविधान जो है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है जो पहला संविधान संशोधन, ऑब्वियसली हमेशा पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया, ईयर भी इनके याद रखिए क्योंकि जो ईयर है इनको कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कब किया गया, तो इनका साल भी याद रखना जरूरी है और इसमें क्या किया गया वो भी रखना जरूरी है, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया, 1951 में। इसके तहत क्या किया गया, भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है। जिन्होंने भी अनुसूचियां पढ़ी होंगी हमारी, ठीक है, तो उसमें जो 9वें नंबर की अनुसूची आती है उसको कब जोड़ा गया, तो उसको जोड़ा गया कब, 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। जो भूमि सुधार थे उसमें जो भी जुडिशियरी रिव्यू थे उससे मुक्त करने के लिए इसको क्या कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 के बाद और जब 50 में हमारा संविधान बना, तो इस समय पे क्या था, हमारे देश में बहुत सारी जमींदारी प्रथा चलती थी, ठीक है। तो जो जमीन था उसका बंटवारा बहुत ही अजीब तरीके से था, गरीब किसानों के पास बहुत कम भूमि थी, ज्यादातर जो जमीन थी वो या तो राजाओं के पास रहती थी या वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास रहती थी, इसलिए उस समय बहुत सारे भूमि सुधार अधिनियम लेके आए गए, भूमि सुधार के लिए काम किए गए। तो उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, 9वीं अनुसूची, ठीक है। 1951 में इसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला संविधान संशोधन, तो वो है 42, ठीक है, इसी के बारे में हमने अभी बात करी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में बात करी कि 1976 में क्या किया गया था, हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। तो जो 42वां संविधान, इसको लघु संविधान क्यों कहते हैं, ठीक है, ये बात आ जाती है। तो लघु संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें इतने ज्यादा संविधान संशोधन किए गए थे, इतने सारे नियमों को परिवर्तित किया गया था या जोड़ा गया था जितना आज तक कभी नहीं किया गया, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इसी में से क्या था, मूल कर्तव्य भी था। और एक बात और याद रखना, जो हमने अभी सरदार स्वर्ण सिंह जी की बात करी थी,
ठीक है। इन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उस रिपोर्ट में सारे जो भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन किए गए थे, वो सारे जो परिवर्तन है वो किसके अंतर्गत करे गए हैं, तो वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत करे गए हैं। ठीक है, सारे नियम, चाहे वो बात करें मूल कर्तव्य की, और यहाँ पे हमने जो बात करी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या है, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, हमारे देश की जो प्रस्तावना है, ठीक है, हमने जब पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे उस टाइम में हमने एक बात करी थी, ठीक है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या, समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये जो 3 नए शब्द थे हमारी प्रस्तावना में, ये मूल संविधान में नहीं नहीं थे, इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 1976 में एक चीज और जोड़ी गई थी, वो तो मूल कर्तव्य। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिए, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे किए गए थे नियम, लेकिन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उनको नहीं देख रहे, सिर्फ मेन जो चीज है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1976 में किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। पूरा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था, इनकी रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। पूरा का पूरा संविधान संशोधन जो किया गया था 42वां नंबर का, इसके अंदर आने वाले सारे जो नियम कानून थे सब किसके द्वारा बनाए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश थी इनके द्वारा किए गए थे, ठीक है। सिर्फ मूल कर्तव्य को काउंट नहीं करते, सारी चीजों को काउंट करते हैं। हमने वहां पे सिर्फ मूल कर्तव्य की बात करी थी, इसलिए हमने इसको वैसे लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब क्या है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। इसमें ये वही है, हमने अभी इसके बारे में उस दिन बात करी थी, हमारे जो पार्ट 2 था मौलिक अधिकार की बात करी थी, हमने इसके बारे में बात करी थी कि 19(1)(4) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक अनुच्छेद 300 का के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। 331 कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी है। 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा 19(1)(4) में संपत्ति के बारे में बात करी गई थी, और अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करी गई थी, जिसको हटा दिया गया था कब, 1978 में। और क्यों हटाया था, केशवानंद भारती, ठीक है, याद है, केशवानंद जो भारती जी थे, ये जो इनका केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम जो केरल केस हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया गया था कि जो संपत्ति का पूरा केस हुआ था, उसके बाद कर दिया गया था कि 19(1)(4) को और 31 को मूल अधिकार हटा के क्या बना दिया गया, कानून अधिकार बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला क्या, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें जोड़ी गई क्या, 10वीं अनुसूची। अभी हमने देखी थी कौन सी, 9th शेड्यूल, ठीक है, 9वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई थी, 1951 में। और कब जोड़ा, किसके द्वारा जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान, आपने बहुत सुना होगा कि बीजेपी का कोई एमएलए है, ठीक है, बीजेपी का कोई एमएलए है, वो कहाँ चला गया, कांग्रेस में चला गया, ठीक है, ये सुना होगा आपने। या फिर सुना होगा कि कांग्रेस का जो कोई भी एक मंत्री है, या कोई जो था विधायक था, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो भी था, तो वो कहाँ चला गया है, अब बीजेपी में चला गया। तो इसको क्या, ये जो प्रोसेस होती है वो दल बदल बोली जाती है, कि एक दल से दूसरे दल में चले गए। तो इसके बारे में प्रावधान जब ये बहुत होने लगा 1985 के टाइम पे, कि मंत्री एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे, तो उस समय हमारे जो संसद थी उसको ये जरूरत जान पड़ी कि एक ऐसा नियम होने चाहिए जिससे इन लोगों पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसी के लिए क्या बनाया गया, दल बदल जो था अनुसूची में शामिल किया गया। इसके तहत बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे एक्ट लेके आए गए, ठीक है। तो ये कब आ गया, दल बदल किस, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि दल बदल से जो है संबंधित प्रावधान किसमें करे गए हैं, ये किसमें करे गए हैं, 10वीं अनुसूची में। किसमें करे गए हैं, 10th जो हमारी शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, इसमें किसके बारे में बात करी गई है, तो दल बदल के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और ये कहाँ पे संविधान में कब जोड़ा गया इसको, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तो अगला हमारा संविधान संशोधन है वो क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान में भाग 9 के जो ठीक है, भाग 9 की बात करेगी, अनुच्छेद 243, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243। तो इसके 243 ए से लेके 243 ओ तक जो है प्रावधान किए गए, और ये किससे रिलेटेड प्रावधान थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तथा कब किए गए, 11वीं अनुसूची को, 11th नंबर की। अभी हमने कौन सी देखी,
ठीक है, हमने सबसे पहले देखी थी 9वें नंबर की अनुसूची, ठीक है, फिर हमने देखी 10वें नंबर की अनुसूची, ठीक है। अब हम देखेंगे 11वें नंबर की अनुसूची। तो 11वें नंबर का जो शेड्यूल है वो कब जोड़ा गया, 1992 में, और किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप भी सोचेंगे कि इसमें 11वें में किसके बारे में बात करी गई है, तो इसमें स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में बात करी। आपने बहुत सुना होगा पंचायती राज, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज के जितने भी प्रावधान है वो कहाँ करे गए हैं, 11वीं अनुसूची में करे गए हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में करे गए हैं। और ये कब जोड़ी गई है, 1992 में। 1992 में हमारे कौन थे, नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसी टाइम पे क्या किया गया, ये रिफॉर्म्स लेके आए गए। और पंचायती राज जो आप देखते हो आज के टाइम पे जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी काम है वो किसके द्वारा किए गए हैं, अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया। और इसके बारे में जो भी विस्तार से जो वर्णन है वो हमारे आर्टिकल में 243 से लेकर 243 ओ तक में पंचायत के बारे में बात करी गई है। जो त्रिस्तरीय पंचायत आपने देखी होगी, ठीक है, वो सब के बारे में कहाँ पे बात करी गई है, इन सब के बारे में जो बात है वो किसमें, 11th शेड्यूल में बात करी गई है। और अनुच्छेद कौन सा, 243 ए से लेके ओ तक में इसकी बात करी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पंचायती राज के बारे में किस में बात करी गई है, तो सीधे सीधे उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुसूची 11 में। और ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज को किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक क्वेश्चन और ये भी बन जाता है कि जब संविधान में क्या बोलते हैं इसको, कि जो पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज जो जोड़ा गया, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको इससे ऐसे याद रखेंगे, 1992 में इसको जोड़ा गया, तो उस समय कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो हमारा जो एक और है वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। ये भी वही है, अभी तक हमने बात कर लिया 9th की, ठीक है, कब जोड़ा गया था, 1951 में, ठीक है। फिर बात करेंगे 10th की, जो 10th था ये कब था, दल बदल का था, कब जोड़ा गया था, 1985 में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे 11th की, जिसमें क्या बात करी गई थी, पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, 1992 में। और इसी साल, ठीक है, इसी साल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या किया गया, इसमें नगरीय, ठीक है, जो हमारे शहर है, इसमें नगरीय जो प्रशासन है इसके बारे में बात करी गई थी, नगर निगम वगैरह जो भी है इसके बारे में जो भी बात करी गई, कहाँ, 12वीं अनुसूची में बात करी गई है। और कहाँ पे, भाग 9 के, ठीक है, भाग 9 का एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 था, अब उसके बाद भाग 9 का जोड़ा गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक रखे गए, 243 पी से लेके पी जेड जी तक, ठीक है। अभी वहां पे थी, ठीक है, वहां पे ए से लेके ओ तक की बात करी गई थी, इसमें पी से लेके जेड जी तक की बात करी गई है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची शामिल कर नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उपबंध किए गए। मतलब बेसिकली जो बात करी गई क्या, नगर निकाय की, ठीक है, जो भी हमारी नगर पंचायत हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, ठीक है, नगर निगम हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेगी, इन सब के निर्देश दिए गए कि कहाँ पे नगर निगम होनी चाहिए, इसका कैसे प्रशासन होना चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में जो भी बात है वो कहाँ करी गई है। तो आप याद रखिए, चारों जो भी अनुसूचियां हैं इनके मैंने अमेंडमेंट जोड़ दिए हैं, इनसे रिलेटेड फैक्ट भी इसमें दिए हुए हैं, किस अनुच्छेद में और किस भाग में बात करेगी, ये सब दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आ गया 86वां संविधान संशोधन, ये आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यदि आपने पहले वीडियो से लेके अभी तक देखा होगा तो ये जो आर्टिकल है, 86 आर्टिकल है, वो बार बार आया है। मतलब हर चीज एक दूसरे से लिंक है, इसलिए आप इन सबको जोड़ के पढ़िए तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो आप ऐसे में बहुत कंफ्यूज होंगे। क्योंकि जो 86वां आर्टिकल है, ये जब आप क्या पढ़ेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, आपको वहां भी मिलेगा। आप क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, आपको वहां भी मिलेगा। अभी हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा था, और हम अभी पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, इसमें भी आपको देखने मिलेगा। और हमने डीपीएसपी भी पढ़े थे, ठीक है, डीपीएसपी में भी एक जो एक संविधान संशोधन है वो भी इसके तहत किया गया था, 86वां। और जो 86वां संविधान है, संशोधन है, ये बेसिकली आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये बच्चों से रिलेटेड है। किससे, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं इनसे रिलेटेड है, और जो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनकी जो पालन पोषण है इससे रिलेटेड है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा इसी पे निर्धारित है, जो 2002 में शिक्षा को लेकर रिफॉर्म करे गए थे उस टाइम पे किया गया था, ठीक है। तो आप समझ गए, अनुच्छेद 21 का ये हमारा क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे हमने उसके बारे में बात करी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। आप को यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको आपका जवाब दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको पहुंचाइए। ठीक है, और यदि इसकी पीडीएफ भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जुड़ रहिए हमसे, आगे मिलते हैं फिर। थैंक यू फ्रेंड्स।